हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉर्क सॉल्यूशंस। कॉर्क सॉल्यूशंस ये महाराष्ट्र में एमएसटी सीईटी के फ्री मॉक टेस्ट प्रोवाइड करने वाला पहला प्लेटफॉर्म है। सिर्फ इस साल के डेटा की अगर बात करेंगे तो हमने 170 से भी ज़्यादा फ्री मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए, साथ ही साथ मटेरियल भी प्रोवाइड किए एमएसटी सीईटी के, मीन्स नोट्स, 3 टाइप के नोट्स जिसके ऊपर भी वीडियो हमने बनाया हुआ है, और साथ ही साथ सारा मटेरियल आपको ऑलरेडी हमारे वेबसाइट पर अवेलेबल है, और साथ ही साथ एग्जाम रिलेटेड कुछ अपडेट्स भी हम लोग देते रहते हैं। अभी बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं, सर एग्ज़ाम डेट, सीईटी, एमएसटी सीईटी एग्ज़ाम कब होगी, सीईटी एग्ज़ाम कब होगी, कंटिन्यूस मैसेज आ रहे हैं। तो उसके लिए एक छोटा सा वीडियो मैं यहाँ पे फिर से बना रहा हूँ। तो मैं सबसे पहले कहना चाहता हूँ कि जैसे लास्ट वीडियो में मैंने बोला था कि एग्ज़ाम कभी भी हो, अभी गवर्नमेंट ने जैसे बोला है कि 4 सितंबर को एग्ज़ाम होगी, तो हम लोग 4 सितंबर के लिए रेडी रहेंगे। एग्ज़ाम अगर लेट होती तो कोई बात नहीं, एक बार फिर से रिविजन कर लेंगे, है ना। सो बी रेडी फॉर 4 सितंबर, मेरा सजेशन ही रहेगा सारे बच्चों को। 4 सितंबर अगर बोला है गवर्नमेंट ने, एक टेंटेटिव डेट बोली है, तो फिर भी हम लोग 4 सितंबर के लिए रेडी रहेंगे। अगर मान लो नहीं होती 4 सितंबर को एग्ज़ाम, तो ठीक है ना, 4 सितंबर से पहले तो होगी नहीं, राइट। अगर 4 सितंबर का एग्जाम है तो इन 3-4 दिन में हॉल टिकट आने चाहिए। अगर मान लो इन 3-4-5 दिनों तक अगर हॉल टिकट नहीं आते, मान लो 25 तक हम लोग पकड़ लेते हैं कि 24-25 तक भी अगर हॉल टिकट नहीं आते, तो 4 सितंबर को एग्ज़ाम थोड़ा डिफिकल्ट हो सकती है। फिर वो एग्ज़ाम रहेगी आफ्टर नीट एंड कॉमडेक एग्जाम, मतलब आफ्टर 15 के बाद रहेगी, है। क्योंकि देखो, मान लो अगर 4 सितंबर को टेस्ट चालू हो गए, एग्जाम चालू हो गए, पहला स्लॉट 7-8 दिन तो लगेगा। सो 4 से लेके 10 तक अगर कर लेते, 10 तक या 11 तक यार, तो 12 तारीख को नीट है, राइट। तो वो स्लॉट थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन फिर भी कर भी लिया उन्होंने मैनेज। तो अगर होता है तो दूसरा स्लॉट जो है वो तो 15 के बाद ही रहेगा, राइट। और दूसरे चांसेस, मतलब जहाँ तक हमें लगता है कि मैक्सिमम चांसेस जो 15 से लेके 30 के बीच में कोई भी एग्ज़ाम नहीं है, क्योंकि 12 तारीख को नीट है और 15 सितंबर को कॉमडेक है, ओके। सो 15 से लेके 30 तक कोई भी एग्ज़ाम नहीं है। सो 15 डेज का स्लॉट है, तो उस स्लॉट में, मतलब उस पीरियड में एग्ज़ाम दोनों भी स्लॉट्स हो सकते हैं, दोनों भी जो है पीसीएम पीसीबी दोनों भी हो सकते हैं, तो ऐसे चांसेस है। लेकिन मैं फिर से बोल रहा हूँ कि हम लोग 4 सितंबर को ही रेडी रहेंगे, है ना। अगर मान लो हम लोग रेडी है 15 के लिए, और ऐसा हो जाता है कि 4 को एग्ज़ाम आ गई, मतलब हमने 25 तक वेट किया हॉल टिकट का, और हमने एज्यूम कर लिया चलो अभी एग्ज़ाम है हमारी 15 के बाद, और 26 को हॉल टिकट आ गए। सो बी रेडी फॉर 4 सितंबर। अगर उसके बाद अगर एग्ज़ाम होती है तो बढ़िया, एक और रिवीजन कर लेंगे कॉर्क सॉल्यूशंस के, और 2-3 टेस्ट एक्स्ट्रा दे देंगे, कोई टेंशन नहीं, ओके। सो हो गया एग्जाम डेट का। एग्जाम डेट के ऊपर बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, सोचना भी नहीं। जिस दिन एग्जाम डेट आएगी तो उसी दिन टेंशन फ्री हो जाओ, टेंशन लो ही मत एग्जाम डेट का, सॉरी, ओके। एग्जाम का भी टेंशन नहीं लेना चाहिए, वैसे स्टडी करनी चाहिए। तो अभी सेकंड क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा हमारे ग्रुप पे, हमारे जो जितने भी मीडिया है, स्टूडेंट और हमारे बीच में जो भी कॉन्टैक्ट मीडिया है, उसमें सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग क्वेश्चन है सर टाइम मैनेजमेंट। अभी एमएसटी सीईटी के एग्ज़ाम है, तो उसके एग्ज़ाम में हमें टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, राइट। सो अभी टाइम मैनेजमेंट का होता क्या है कि हमारे पास है सिर्फ 45 मिनट्स फॉर फिजिक्स, मीन्स 45 + 45 मीन्स टोटल 90 मिनट्स हमारे पास है फॉर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, राइट, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। एंड देन हमारे पास है 45 मिनट्स, सॉरी नॉट 45, 90 मिनट्स फॉर मैथ्स और 90 मिनट्स फॉर बायो, राइट। अभी हम लोग अगर इसको ठीक से देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है 50, यहाँ पे 50, यहाँ पे 50 और यहाँ पे 100, मीन्स यहाँ पे पीसीबी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, इनको अगर हम लोग गौर से देखेंगे तो हमें मिलेगा 1 क्वेश्चन के लिए 54 सेकेंड ऑन एन एवरेज। अभी कोई क्वेश्चन जो है वो सिर्फ रीड करके भी आ जाएगा, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, तो 54 ऑन एन एवरेज मीन्स हर एक क्वेश्चन को अगर हम इक्वल टाइम देते तो 54 सेकेंड में हमें एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। और मैथ्स के लिए देखेंगे तो डबल है, ओके। दिस इज फॉर पीसीबी, पी, सी और बी। और मैथ्स के लिए अगर देखेंगे तो 1 क्वेश्चन के लिए हमारे पास 54 + 54 मीन्स 108 सेकेंड हमारे पास है, 108, राइट। तो अभी इन इतने छोटे से टाइम में
इतने छोटे से टाइम में हमें पेपर कैसे अटेंड करना है, क्योंकि 54 सेकेंड अगर हम लोग हर एक क्वेश्चन को देते तो उसमें हमें क्वेश्चन रीड करना है, समझना है, फॉर्मूला याद करना है, उस फॉर्मूला को उसमें वहाँ पे फिट करना है, कैलकुलेशन भी करना है, सब करना है। बहुत बड़ा प्रोसेस है, राइट। सो इतना बड़ा प्रोसेस है तो कैसे करेंगे? ओके, सो आई एग्री कि थोड़ा सा डिफिकल्ट है उस टाइम को मैनेज करना, लेकिन अब अगर इसके लिए इस टाइम को अगर अच्छे से आपको मैनेज करना है तो इसके लिए सबसे मतलब ब्रह्मास्त्र जो है हमारे पास, ओके, सबको पता है। मैं लिखूंगा तो आपको लगेगा यार हाँ यस, राइट। तो क्या है वो है सबसे ज़्यादा वो है प्रैक्टिस। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना बेनिफिट आपको होगा, उतना टाइम कम होगा, मतलब सॉल्विंग टाइम जो आपका कम होगा, आपकी स्पीड बढ़ेगी। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे। अभी भी आपका टाइम गया नहीं, मतलब मान लो अगर 4 सितंबर को एग्जाम है तो अभी हमारे पास टाइम है, राइट। आज 20 है, 20 ये 10 दिन और 14 दिन हमारे पास है। उसके साथ साथ हमारी मेगा मॉक टेस्ट वीक भी है। मेगा मॉक टेस्ट वीक होगी 23 से लेकर 29 तक। इस बीच में भी हमने क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ओके, चलो मैं अभी ये हो गया टाइमिंग का, अभी प्रैक्टिस और साथ ही साथ पेपर के वक्त क्या करना है वो मैं बता देता हूँ, और उसके बाद मैं बताऊंगा कि छोटे मोटे कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स होते हैं, उसका मैं बस आपको हिंट दूंगा। इस तरीके से आपको छोटी छोटी प्रैक्टिस के वजह छोटे छोटे हिंट्स ध्यान में रखने हैं, अपने खुद के हिंट्स बनाने हैं। ओके, तो कैसे करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। ओके, चलो तो अभी सबसे पहले आप एग्जाम जब भी देते हो तो फिजिक्स और केमिस्ट्री का पेपर कंबाइंड रहेगा, राइट। मैथ्स और बायो का जो रहेगा वो सेपरेट रहता है। सो फिजिक्स केमिस्ट्री का जो एग्जाम रहेगा तो आपने फिजिक्स और केमिस्ट्री का जो एग्जाम रहेगा तो आपने क्या करना है, सबसे पहले कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा पढ़ा है और कौन सा सब्जेक्ट आपको इजी जाता है। ओके, फिजिक्स और केमिस्ट्री। सो बहुत सारे लोग केमिस्ट्री इज इजियर देन फिजिक्स। ओके, आप चॉइस इज योर्स। ओके, अभी मेरा सब्जेक्ट फिजिक्स है तो मैं बोलूँगा नहीं कि फिजिक्स ही ईजी होना चाहिए। ओके, हर एक की चॉइस रहती है, हर एक का स्टडी करने का नेचर रहता है कि किसी को फिजिक्स इजी जाता है, किसी को केमिस्ट्री इजी जाता है। सो मेरा पॉइंट ये है कि आपको सब्जेक्ट कौन सा इजी जाता है, कौन सा पसंद है, उससे ज़्यादा किसका ज़्यादा स्टडी आपने किया है और किस सब्जेक्ट में आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, किसमें ज़्यादा कॉन्फिडेंस है आपको। ओके, अभी मान लो फॉर एग्जाम्पल, ऐसा नहीं कि आप उल्टा भी कर सकते हो, मैं अभी फिजिक्स के लिए बोल रहा हूँ। मेरी फिजिक्स में प्रैक्टिस अगर अच्छी है, ओके, आई एम कंफर्टेबल विथ फिजिक्स, मीन्स मोर कंफर्टेबल विथ फिजिक्स देन केमिस्ट्री। ओके, अगर मैं फिजिक्स में ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ तो मैं फिजिक्स चूज करूँगा। ओके, कंफर्टेबल मतलब क्या, पसंद है ऐसा नहीं। सो अगर मान लो फिजिक्स का आपने 80% स्टडी किया, 80% चैप्टर्स आपने कंप्लीट किया, और केमिस्ट्री के आपने 60% चैप्टर कंप्लीट किया, या फिर उल्टा किया हो, जो भी फॉर एग्जाम्पल है। ओके, ऐसा नहीं कि फिजिक्स का 80% करना है, केमिस्ट्री का 60 करना है, ऐसा नहीं। आपको स्टडी आपके ऊपर है, मैं तो बोलूँगा 100% करो, बेटर रहेगा। ओके, सो सबसे पहला पॉइंट, आपने जिस सब्जेक्ट का ज़्यादा स्टडी किया है तो वो सब्जेक्ट पहले चूज करो। ज़्यादा स्टडी किया है और ज़्यादा इजी भी जा रहा है, मतलब आपको पता है कि अगर 50 में से मैं कम से कम 40 क्वेश्चन करेक्ट कर ही लूँगा कॉन्फिडेंस से, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जहाँ पे आपको करेक्टली सॉल्व करने के चांसेस लग रहे, वो सब्जेक्ट पहले चूज़ करो। वो सब्जेक्ट एग्जाम में जाके चूज़ मत करो, पहले से डिसाइड कर लो कि मैं पहले फिजिक्स लूँगा, पहले केमिस्ट्री लूँगा। और अगर बच्चे मुझे पूछते हैं तो मैं उनको सजेस्ट करता हूँ केमिस्ट्री पहले सॉल्व करो। ओके, अभी मतलब ऐसा नहीं, ठीक है, आई एम ऑल्सो फिजिक्स टीचर, सो मैं ये नहीं बोलूँगा। फिजिक्स में एक्चुअली थोड़ा टाइम ज़्यादा जाता है बिकॉज ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग रहती है, इसलिए मेरा सजेशन रहता है, फोर्स नहीं है। ओके, मीन्स ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि आप केमिस्ट्री ही पहले लो, चॉइस इज योर्स। मैं फिर से बोल रहा हूँ, नहीं तो बोलोगे सर ने बोला था सर केमिस्ट्री पहले लो, ऐसा कुछ नहीं। अगर फिजिक्स ही जाता है फिजिक्स लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। और ट्राई करो, जो भी सब्जेक्ट आप फिजिक्स लो या केमिस्ट्री लो, जो भी सब्जेक्ट लो, 45 मिनट्स में आपका पहला सब्जेक्ट कंप्लीट होना ही चाहिए। सो 45 को 40 कर दो। एक्चुअली मैं तो बोलूँगा 5 मिनट रहने दो रिजर्व, राइट। 5 मिनट थोड़ा सा रहने दो ना, लास्ट में 1-2 क्वेश्चन आपको जो डाउटफुल रहेंगे वो आप अटेम्प्ट कर सकते हो। 1-2 क्वेश्चन छूट गए उसको फटक से आप लोग आंसर टिक कर सकते हो, राइट। सो 40 मिनट में आपने पहला सब्जेक्ट कंप्लीट कर लेना है, और नेक्स्ट 40 में आपका सब्जेक्ट कंप्लीट कर लेना है। मतलब आपको पेपर जो 80 मिनट में कंप्लीट करने की कोशिश करो। 80 में होगा ही ऐसा नहीं, 82 हो सकता है, 85 के ऊपर मत जाने दो, 5 मिनट रहने दो। ओके, सो हमें क्या करना है, 40 मिनट्स में कंप्लीट करना है। जो भी सब्जेक्ट हम लोग चूज करेंगे, मैं केमिस्ट्री चूज करूंगा, फिजिक्स चूज करूंगा, चॉइस इज योर, जो भी मैं मीन्स आप। ओके, सो अभी ये आपके ऊपर डिपेंड रहेगा।
सो ये हो गया पहला स्टेप। पहला स्टेप क्या हो गया कि सब्जेक्ट कौन सा चूज करना है, तो वो सब्जेक्ट लो और फटाफट फटाफट सॉल्व करना स्टार्ट करो। ओके, सेकंड टिप, जो जो टॉपिक आपने पढ़े नहीं है, ओके, अभी हर एक पॉइंट का पॉजिटिव व्यू लो। ओके, मतलब कुछ लोग ऐसे ही बोलेंगे सब स्टडी किया नहीं मतलब कोई तो छोड़ना है क्या? 100% मैक्सिमम लोग 100% नहीं करते स्टडी। 100% स्टडी मीन्स 16 चैप्टर अगर फिजिक्स के हैं मान लो, फॉर एग्जाम्पल हमने 12 के बोल रहा हूँ मैं। ओके, 12 के 16 चैप्टर उनमें से कोई 50 नहीं करता है। ओके, मैंने जब 12 दी थी मैंने भी एक चैप्टर ऑप्शन में छोड़ा था। हर एक की चॉइस रहती है, राइट? सो हर एक की चॉइस रहती है। अभी बहुत साल हो गए, अभी याद नहीं कैसे स्टडी किया था। ओके, 2008 में। तो होता क्या है, जब भी हम लोग स्टडी करते हैं तो एक दो चैप्टर अगर छोड़ देते तो उस चैप्टर का क्वेश्चन अगर आपके सामने दिखता है तो उसको रेडी मत करो, डायरेक्ट आगे चलो। क्यों? टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि आपने उसका स्टडी नहीं किया, उसको ऑप्शन में छोड़ा है, तो उसको बाद में टिक कर लेना। या फिर आपको कॉन्फिडेंस है उसको मुझे कुछ आएगा ही नहीं, तो जो भी ऑप्शन होगा टिक कर दो ना, आगे चलो। क्योंकि मुझे पता है अगर मुझे एक क्वेश्चन, अभी फॉर एग्जाम्पल एक चैप्टर में नाम नहीं लूंगा, एक चैप्टर मुझे नहीं आता था बिल्कुल भी उस वक्त। ओके, तो मैंने उसको बस टिक कर दिया, छोड़ दिया, आगे चलो। अभी उस वक्त तो हमारे पास ऑनलाइन एग्जाम ही नहीं थी, हैंड रिटन थी, उसको बस टिक कर लिया क्वेश्चन पेपर पे, बाद में वो सर्कल करना रहता था, राइट? तो वैसे आपको करना है, जो भी क्वेश्चन जो चैप्टर आपने पढ़ा नहीं उसका क्वेश्चन एक तो टिक कर दो या फिर स्किप कर दो, बाद में देखेंगे। स्किप मीन्स रिव्यू कर दो। ओके, सो ये हो गया दूसरा टिप। अभी तीसरा टिप क्या होता है कि जो भी क्वेश्चंस आपने अच्छे से किए हैं, जो भी टॉपिक्स आपने अच्छे से किए, या फिर जो भी टॉपिक्स आपने किए हैं, मतलब कुछ टॉपिक्स बहुत अच्छे आते होंगे, कुछ टॉपिक ओके ओके आते होंगे, कुछ टॉपिक थोड़े कम आते होंगे, कुछ टॉपिक एक दो टॉपिक बिल्कुल भी नहीं आते होंगे, या फिर आपने स्टडी नहीं किया होगा। चॉइस इज योर्स, मैं फिर से बोल रहा हूँ। मतलब ऐसा बिल्कुल भी मन को मत लगाना कि मैंने एक दो चैप्टर स्किप किए, ऐसा नहीं। ओके, कोई सारे चैप्टर्स करेगा, कोई एक चैप्टर स्किप करेगा, कोई दो चैप्टर स्किप करेगा, लेकिन मेरा सजेशन रहता है कि सारे के सारे चैप्टर करो, बेटर रहता है हमेशा। ओके, सो आपने क्या करना है वहाँ पे जो जो चैप्टर मतलब जो स्किप करना है वो छोड़ दिया, मतलब 3-4 क्वेश्चन ऐसे हो गए जो आपको स्किप करने हैं, लेकिन मान लो 45, 46, 47 क्वेश्चन आपको अटेंड करने हैं, तो फटाफट क्वेश्चन रीड करो, सॉल्व करो, क्वेश्चन रीड करो, सॉल्व करो, क्वेश्चन रीड करो, सॉल्व करो। अगर आपको डाउट है रिव्यू कर दो, बाद में देखेंगे। जो लास्ट के 5-10 मिनट्स हमने रिजर्व के लिए रखे उसमें हम लोग देखेंगे। डाउट है लेकिन टाइम वेस्ट मत करो ज़्यादा, क्योंकि टाइम कम है। यहाँ पे बोर्ड पेपर नहीं है कि हम लोग लिखेंगे, सोचेंगे, लिखेंगे, सोचेंगे, ऐसा नहीं। ओके, यहाँ पे आपको क्वेश्चन रीड करना है। ओके, फॉर्मूला, कैलकुलेशन, डन। ओके, सो इसके लिए ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, पहले आप वीडियो देख सकते हो, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। कि स्टडी करते हो आपको फॉर्मूला लिस्ट, कुछ टेक्निक्स होते हो कैसे कैसे करने, प्रैक्टिस कैसे करनी है, हो आप एक वीडियो में देख लीजिए, सारे डिटेल्स वहाँ पे। ओके, जो यहाँ पे मैं आज बताने जा रहा हूँ एक सबसे इम्पॉर्टेंट टिप, सबसे इम्पॉर्टेंट, जो आप सबको पता है, लेकिन वो क्या होता है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्रैक्टिस वो हम लोग मिस कर देते, या फिर बिकॉज ऑफ रॉन्ग मेथड्स ऑफ स्टडी। मतलब मेथड ऑफ स्टडी मतलब रॉन्ग नहीं बोल सकते हम लोग, सॉरी, रॉन्ग टेक्निक या फिर हिंट वगैरह जो रहता है, मतलब कैलकुलेशन टेक्निक्स हम लोग बोलेंगे। क्योंकि यहाँ पे हम लोग जो हमारे ट्रेडिशनल कैलकुलेशन है उस तरीके से नहीं करेंगे, क्योंकि उस तरीके से करेंगे तो टाइम लगेगा, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, स्क्वायर रूट वगैरह वगैरह बहुत कुछ रहता है। ओके, तो सबसे पहले जो कैलकुलेशन में कैलकुलेशन के लिए कुछ नंबर जरूर रहते हैं, तो वो नंबर्स आपको पता होने चाहिए। लाइक जी की वैल्यू आपको तो पता ही रहती है, पाई स्क्वायर की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। ओके, पाई स्क्वायर हो गया, देन 9.86, 9.87 हम लोग ले लेते हैं इसकी वैल्यू। देन √3 की वैल्यू पता होनी चाहिए, √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.732। देन √2 की वैल्यू होती है 1.414। देन 1/√2 की वैल्यू हमें याद होनी चाहिए जिस 0.7071। ये जो छोटे मोटे वैल्यूज है अगर आपके पास लर्न होती है तो आपको उसका बेनिफिट होता है। √3/2 अभी मुझे सारे के सारे अभी याद आएगा ऐसा नहीं। ओके, प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त याद आ जाते, कभी 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 नहीं भी आते, डिपेंड रहता है हमारे उस वक्त की मेंटल सिचुएशन, देन उस वक्त का आपका कौन से चीज़ें याद आती है, कौन सी नहीं, सारी चीज़ों पे मतलब, राइट? क्योंकि हम लोग उस वक्त अलग स्टेज में रहते, पेपर देना तो एक दो चीज़ें भूल भी सकते, इट इज़ वेरी नॉर्मल। ओके, सो ऐसे कुछ चीज़ें मैं बता रहा हूँ, जितना मुझे अभी याद आएगा, जैसे मुझे भी अभी जितना याद आएगा मैं उतना बताऊँगा, ठीक है? तो ऐसे कुछ चीज़ें हमने क्या करना है, ऐसे लिखने रहते हैं। ओके, मतलब ध्यान में रखने रहते हैं। ओके, देन बहुत मैक्सिमम टाइम्स अगर प्रॉब्लम आता है तो g इज नियरली इक्वल टू पाई स्क्वायर एंड बोथ आर नियरली इक्वल टू 10 यहाँ पे लिया जाता है। g की वैल्यू होती है 9.81, पाई स्क्वायर की वैल्यू होती है 9.86। ओके, और दोनों का अप्रोक्सीमेटली 10 लिया जाता है फॉर द
अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन मीन्स फटाफट हमें टाइम कम करना है कैलकुलेशन का, तो ये एक अप्रोक्सीमेशन मैक्सिमम जगह पे आपको दिखेगा। ओके, ये सारे नंबर्स आपको थोड़े थोड़े ध्यान में रहने हैं। ऐसे कुछ कुछ नंबर्स होते हैं, ओके, लाइक हम लोग 3/4 यहाँ पे कभी 0.75 से मल्टीप्लाई या डिवाइड करना है। अभी मान लो 3 इंटू 1/0.75 करना है, अभी ये मुश्किल हो जाता है थोड़ा, राइट। तो याद में रखो 0.75 3/4। ओके, तो हमें क्या करना है फिर यहाँ पे 3 इंटू 1/3/4, ये कट हो गया, आ गया 4, है ना। इस तरीके से मतलब हमें क्या करना है कि जो भी कुछ छोटे छोटे ये चीज़ें ये प्रैक्टिस से आ जाती है। ओके, मतलब जैसे 1/, किसी नंबर को हम लोग 1/5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसका या फिर तो इसका मतलब क्या है, उसको डबल करो, उसको डबल करो और 10 से डिवाइड करो। इसका मतलब क्या होता है, देखो 1 को डबल किया 2 और 10 से डिवाइड मतलब 0.2। ऐसे ये छोटे छोटे टेक्निक्स होते हैं, ये प्रैक्टिस से आ जाएंगे। ये किसी बुक में मत ढूंढते बैठना, प्रैक्टिस करते हो थोड़ा थोड़ा। अभी कुछ लोगों को मिलेंगे, कुछ लोगों को नहीं मिलेंगे टेक्निक्स। ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन छोटी छोटी टेक्निक्स होती है। अभी सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक, उससे भी अभी जो बताया मैंने उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेक्निक क्या है, ओके, वो भी मैं आपको अभी बताता हूँ, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा फिजिक्स के लिए, ओके, सबसे ज़्यादा ये होता है कैलकुलेशन टेक्निक्स। कैलकुलेशंस कैसे करने हैं, अभी ये कोई स्टैंडर्ड टेक्निक नहीं है, या किसी बुक की टेक्निक नहीं है, ओके, ये हमारी मतलब मैनुअल टेक्निक रहती है। ध्यान में रखिए, कैलकुलेशन इस तरीके से थोड़ा करेंगे तो बेनिफिट होगा, एक्यूरेसी होगी, ऐसे नहीं बोलूंगा मैं, क्योंकि इसका मेथड का नाम ही अप्रोक्सीमेशन है। अप्रोक्सीमेटली आंसर हम लोग निकालेंगे। ओके, तो कैसे, चलो मैं एक नंबर ले लेता हूं। मैंने एक नंबर कैलकुलेशन किया था अभी, देखो 2.301 इंटू 7.41 इंटू 10⁻⁻5 डिवाइडेड बाय 9.8 इंटू 2। अभी ऐसे कैलकुलेशन आपके फॉर्मूला वगैरह डालने के बाद ऐसे कैलकुलेशन आ गए। मैं फॉर्मूला कैसे यूज़ करना है वो वगैरह वो यहाँ पे नहीं बताऊंगा, सिर्फ कैलकुलेशन बता रहा हूँ मैं। तो अभी इसके आंसर दो तरीके के होते हैं, मतलब ऑप्शंस जो रहते हैं दो तरीके के ऑप्शंस होते हैं। मैं दोनों तरीके के ऑप्शन लिखूंगा और दोनों में आपको आंसर कैसे, दोनों अलग अलग टाइप के ऑप्शंस रहते हैं। ओके, मान लो यहाँ पे ऑप्शन रहेगा 8.699 इंटू 10⁻⁻5। ओके, ये ए ऑप्शन रहेगा। यहाँ पे बी ऑप्शन रहेगा 8.699 इंटू 10⁻⁻4। यहाँ पे सी ऑप्शन रहेगा 8.699 इंटू 10⁻⁻3 एंड यहाँ पे डी ऑप्शन रहेगा 8.699 इंटू 10⁻6। ओके, तो ऐसे अगर ऑप्शन है तो यहाँ पे एक बात आपको ध्यान में रखनी, कैलकुलेशन मत करो, क्योंकि मुझे पता है इन नंबर को अगर मल्टीप्लाई करोगे 8.699 8.699 8.699 ही आएगा, इसके अलावा क्या आने वाला है, बराबर। तो यहाँ पे कैलकुलेशन करने की गलती नहीं करनी है। कैलकुलेशन करने की गलती नहीं करनी मतलब क्या, टाइम वेस्ट होगा, इसलिए दैट्स व्हाई आई कॉल इट एज अ मिस्टेक। ओके, इसलिए मैंने मतलब मिस्टेक, कैलकुलेशन करना कभी गलती नहीं होती है। देखिए यहाँ पे गलती मतलब क्या, हमारा टाइम वेस्ट होगा ना, इसलिए। तो यहाँ पे मतलब हमने करना क्या है, तो व्हाट इज द करेक्ट मेथड हियर। तो यहाँ पे इनका कैलकुलेशन हमें बस राउंड ऑफ करना है, मतलब हमें बस क्या करना है, डिजिट्स देखने, डिजिट्स कि कौन से डिजिट तक करेक्ट आंसर आ रहा है। देखो यहाँ पे 2.3 इंटू 7.4, ओके, 2.3 इंटू 7.4, अगर हम लोग देखते हैं 7.4 इंटू 2.3 मीन 7.5 लेते, चलो थोड़ा सा राउंड अप कर लेते हैं हम लोग। 7.5 इंटू 2.3, 7.5 इंटू 15 प्लस, मतलब अप्रोक्सीमेटली 17 के आसपास कुछ तो आंसर आएगा, 17 पॉइंट कुछ तो आएगा, 17.2 ऐसे कुछ तो आ सकता है। ओके, आई थिंक 70.25 आता है जहाँ तक मुझे याद है। ओके, और 9.8 इंटू 2, इसको हम लोग अप्रोक्सीमेटली 20 ले लेते हैं। ओके, सो देखो मतलब ये आंसर कैसा होगा, लेस देन 1 होगा, और 0.1 से भी छोटा नहीं होगा। मतलब हमें क्या करना है, 10⁻⁻5 लेस देन 1, मतलब हम कौन सा, यहाँ पे आंसर क्या होगा फिर 0.8699 इंटू 10⁻5। ओके, सो मतलब हम लोग क्या चूज करेंगे, 8.699 इंटू 10⁻4। देखो कितना टाइम लगा, विद इन 10 to 15 सेकेंड हम लोग ये कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगर हम लोग ऑप्शन को, सबसे पहले ऑप्शन को भी एक बार देख लो, डायरेक्ट कैलकुलेशन मत करो, ऑप्शन को देख लो कि मुझे इस तरीके से, तो यहाँ पे मुझे कैलकुलेशन करना नहीं है, बस एक मतलब यहाँ पे मैंने ये तो
इस टाइप की मेथड भी बता दी एक्चुअली, वो भी बताता हूँ कि यहाँ पे बस अंदाजा लगाना है। 23 मीन्स देखो 7.5, या फिर हम लोग ऐसे देखते हैं 7 × 2 कितना होता है 14, 14 के थोड़ा सा आगे, लेकिन ये 20 तक नहीं जाएगा, 20 तक जाएगा नहीं जाएगा, मतलब ये नंबर ऊपर वाला नंबर इससे छोटा ही होगा, नीचे वाला थोड़ा बड़ा ही होगा, मीन्स दैट विल बी लेस देन 1, ओके, बट इट विल बी ग्रेटर देन 0.1। इसे अंदाजा लगा लिया। हमारे पर हमें बस फ्रैक्शन देखना है। अभी मुझे पता है इसका आंसर 8.699 ही आने वाला है, या फिर 8699 डिजिट्स तो यही आने वाले, बस डेसिमल पॉइंट की शिफ्टिंग होगी। अभी दूसरे टाइप के आंसर्स कैसे रहेंगे, दूसरे टाइप के आंसर्स ऑप्शंस कैसे रहेंगे, सॉरी, तो यहाँ पे होगा 8.699 इंटू 10⁻⁻4, यहाँ पे भी होगा मान लो 6.2 इंटू 10⁻⁻4, यहाँ पे सी होगा 2.4 इंटू 10⁻⁻4, और यहाँ पे डी होगा 4.7 इंटू 10⁻⁻4। अभी यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पावर्स सेम है, तो मतलब यहाँ पे आप डेसिमल पॉइंट का टेंशन ही मत लो, डेसिमल पॉइंट आपको ढूंढना ही नहीं है। ये टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है जो मैं आज बता रहा हूँ। यहाँ पे आपको सिर्फ डेसिमल पॉइंट देखने थे, यहाँ पे नंबर्स की जरूरत नहीं थी, मतलब आपको यहाँ पे टेबल लर्न होने चाहिए, नो नीड, ओके, मतलब ऐसा सिर्फ यहाँ के लिए एग्जाम के लिए चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे बस हमें पावर ढूंढनी है, यहाँ पे मतलब सिर्फ डेसिमल पॉइंट कहाँ पे होगा वो यहाँ पे ढूंढना है, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट नहीं ढूंढना है, यहाँ पे बस हमें क्या करना है, नंबर ढूंढना है, डिजिट्स ढूंढने हैं। मतलब डेसिमल पॉइंट भले 8.6 की जगह 0.86 आ जाए चलेगा, 8.6 की जगह 86.99 आ जाए चलेगा, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि पावर मुझे ऑलरेडी मिल चुकी है। ओके, सिर्फ हमें क्या करना है, डिजिट देखना है। तो यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे एक्चुअली कर दिया था वही मेथड, मतलब मैं क्या करूँगा 2.3 7.4, ओके, 2.3 7.4, 7.4 को थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया मैंने, मतलब यहाँ पे मैंने अप्रोक्सीमेट कर लिया, ओके, दिस इज नॉट अ एग्जैक्ट मेथड, ये अप्रोक्सीमेशन मेथड है, ओके, ये कोई स्टैंडर्ड मेथड नहीं है, ये कुछ टेक्निक्स है, इससे कैलकुलेशन करेंगे तो थोड़ा हम लोग आंसर के पास पहुंचते हैं, हमारा टाइम थोड़ा कम लगता है। ओके, सो 9.8 इंटू 2, 9.8 को भी थोड़ा सा बढ़ा दिया, हो क्या हो गया फिर 20 हो गया, मतलब 9.8 10 कर दिया और उससे 20, तो इसका आंसर अगर हम लोग देखेंगे, देखो 7.5 इंटू 2 कितना होता है 15, ओके, और 7.5 इंटू 3 कितना होता है 15 टू 7.5 इंटू 15 मीन्स 22.5 आता है, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे 15 प्लस 22 मतलब हो 2.25 होगा, नहीं समझ में आ रहा है, ओके, सी 7.5 इंटू 2 कितना होता है 15 साइड में रखो, 7.5 इंटू 3 कितना होता है, 7.5 इंटू 3 होता है 22.5, तो उसको 0.3 इसलिए 2.25, तो मतलब कितना होगा 15 प्लस 2.25, ओके, डिवाइड बाई 2 मतलब कितना होगा 17.25 डिवाइड बाई 20। अभी फिर भी आपको 2 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं, यहाँ पे सीधा लगा दो ना, 2 8 जा 16 बराबर, 16 से थोड़ा आगे ये आंसर टिक कर दो, हो गया। इस तरीके से राउंड ऑफ अगर हम लोग करते हैं, मैंने एक एग्जांपल बताया, हर एक कैलकुलेशन में आप क्या करो, इसे थोड़ी उस नंबर के पास पहुंचने की कोशिश करनी होती है, ओके, मतलब मुझे अंदाजा देखते ही आना चाहिए, देखो 2.3 इंटू 7.4 मीन्स उसका आंसर जो है 15 से थोड़ा आगे 16 17 के आसपास आएगा, और डिवाइड बाई 2 मतलब उसका आंसर 8 के आसपास आने वाला है, अंदाजा फटक से आना चाहिए, और 8 इंटू 10⁻⁻5 मीन्स 8.6 इंटू 10⁻⁻4 0.8 आएगा ना वो, राइट, ओके। सो इस तरीके से छोटे मोटे कुछ ट्रिक्स होते हैं, ओके, सो ऐसे छोटे छोटे टेक्निक्स होते हैं जो अगर टाइम मिलता है, मान लो एग्जाम से पहले, तो मैं और कुछ बताऊंगा, क्योंकि थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा है हमारा, और तो यूट्यूब वीडियोस वगैरह बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, तो इसलिए फिर भी टाइम निकाल के बना रहे। अगर मेरा पॉसिबल होता है एग्जाम से पहले और कुछ टेक्निक्स मैं लिख के, क्योंकि ये टेक्निक्स जो रहती है कहीं लिखी नहीं होती, हम लोग सॉल्व करते करते आ जाती है दिमाग में, तो ऐसे आपको क्या करना है, प्रैक्टिस से आती है। सो मैं कोशिश करूंगा अगर पॉसिबल होता है तो नेक्स्ट वीक में और 1-2 वीडियो ऐसे टेक्निक्स पे बनाएंगे, ओके। सो ऐसे आपको टाइम मैनेजिंग के लिए जो मैंने कुछ टिप्स बताए वो आपको ध्यान में रखने, सब्जेक्ट कैसे चूज़ करना है, क्वेश्चन आंसर अटेम्प्ट कैसे करने, ओके। तो ये कैलकुलेशन टेक्निक्स होगी यहाँ पे फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री के लिए, फिजिक्स के प्रॉब्लम्स के लिए, और केमिस्ट्री के जो प्रॉब्लम्स रहते हैं केमिस्ट्री 1 के, उसके लिए ये टेक्निक्स हो गए, ओके। सो ये सब हमें फॉलो करना है, सारी चीज़ें फॉलो करनी है,
और साथ ही साथ मैथ्स या फिर बायो जो आपका सब्जेक्ट होगा, मैथ्स अगर होता है तो मैथ्स के फॉर्मूला लिस्ट, फिजिक्स की फॉर्मूला लिस्ट, केमिस्ट्री 1 की फॉर्मूला लिस्ट, केमिस्ट्री 2 के जनरल रिएक्शंस, ये सारी चीज़ें आप अच्छे से बना के रखो। अगर आपके पास ऑलरेडी कोई बुक है उसमें वो माइंड मैप वगैरह दिया है तो उसको अच्छे से रीड करो। ओके, सब बेनिफिट देते हैं, कोई भी बुक बुरा नहीं होता, ध्यान में रखो। जो भी बुक आपके पास है वो स्टडी करो, वो आपको मतलब ग्रोथ ही देगा, वो आपको ग्रोथ ही देगा। कोई भी बुक बुरा नहीं होता। अगर आपके पास जो भी पब्लिकेशन का होगा XYZ, जो भी एक ही बुक होगा इनफ है। और नए बुक के चक्कर में अभी तो बिल्कुल मत पढ़ो, ये टाइम बिल्कुल भी नहीं बुक चेंज करने का। जो भी बुक आपने अभी तक पढ़ा है वही बुक आपको कंटिन्यू करना है। ओके, सो ये सब हो गया हमें एग्जाम टाइम मैनेजमेंट के बारे में। अभी सबसे इम्पोर्टेंट, आज की डेट 20 अगस्त 2021, ये लास्ट डेट थी मेगा मॉक टेस्ट वीक के लिए। जैसे कि आपको पता है लास्ट वीडियो में या फिर उसके पहले वाले वीडियो में आपने देखा होगा कि MST CET के हम लोग एक पेड मॉक टेस्ट सीरीज़ लॉन्च कर रहे हैं, जो कि मेगा मॉक टेस्ट वीक है, जो अभी 23 से स्टार्ट हो रही है, 23 से लेकर 29 तक। तो आज उसके रजिस्ट्रेशन डेट क्लोज होने वाले थे, लेकिन बहुत सारे बच्चों के रिस्पांस अच्छे आ रहे हैं। कुछ बच्चों बोल रहे हैं कि सर थोड़ा सा ड्यू डेट बढ़ाओ, मतलब सॉरी रजिस्ट्रेशन डेट बढ़ाओ। तो हमने 1.5 डेज मीन्स 1.5 डे हमने इंक्रीज कर दिया, वहाँ पे बढ़ा दिया है, एक्सटेंड कर दिया है। ओके, तो रजिस्ट्रेशन जो भी रहेगा वो 22 अगस्त मीन्स रक्षाबंधन के दिन, संडे के दिन दोपहर के 12 बजे तक रजिस्ट्रेशन ओपन रहेंगे। उसके बाद में कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं होने वाला। 22 अगस्त मीन्स संडे 12 PM, ओके, 12 बजे तक मीन्स 11:59 AM या फिर 12 PM हम लोग बोल सकते हैं। दोपहर के 12 बजे तक रजिस्ट्रेशन ओपन रहेगी। अगर आपने अभी भी रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, क्योंकि ये जो मॉक टेस्ट सीरीज़ है वो एक्सपर्ट्स ने बनाए हैं, जो एक्सपर्ट का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, 10+ ईयर्स एक्सपीरियंस है। साथ ही में उनके जो एनालिसिस और उनके एजम्पशंस, प्रिडिक्शन जो भी रहते हैं एग्जाम को लेके, उसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है। ओके, सो ये जो एग्ज़ाम मॉक टेस्ट सीरीज़ अगर आप दोगे तो 100% मैं एश्योरिटी देता हूँ कि आपका स्कोर जो भी, मतलब मान लो आपका आज के, अगर आपकी आप रेडी हो 150 अचीव करने के लिए, तो आपका स्कोर 170 180 तक जा सकता है। आपका जो भी स्कोर है वो 15-20% से भी ज़्यादा इंक्रीज हो सकता है। ओके, स्कोर इंप्रूव होने में 100% हेल्प होगी, 100%। और साथ ही साथ आपने अगर भले ही मेगा मॉक टेस्ट वीक के लिए रजिस्ट्रेशन किया हो तो आप फिर भी हमारे जो कॉर्स सॉल्यूशंस की वेबसाइट पे फ्री टेस्ट है, जो भी 170+ से ज़्यादा टेस्ट यहाँ पे दिए हमने, तो सारे के सारे टेस्ट आप अटेम्प्ट कर सकते हो। अगर एग्ज़ाम डिले भी हो गए तो सारे टेस्ट अटेम्प्ट कर लो, कोई टेंशन नहीं, आपके लिए ही तो सब है। ओके, सो देखते हैं हम लोग जितना आपको MST CET के लिए हेल्प कर सकते हैं हम लोग हेल्प करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो, ताकि उनको भी MST CET की हेल्प हम लोग जितना हो सके उतना प्रोवाइड करेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं, टेक केयर, बाय बाय।